उस समय कोरोना पीरियड में जब लोग 4000 5000 घंटा लेते थे ऑक्सीजन, उस समय हमारे यहाँ ₹100 घंटा ऑक्सीजन का चार्ज था। बेड चार्ज तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं जी, है। जी। आईसीयू का चार्ज ₹500 पर डे, तो एकदम न्यूनतम चार्ज जो कि अस्पताल का खर्चा निकल सके, क्योंकि वो अगर उतने नहीं तो ऑक्सीजन का दाम कहाँ से आएगा, फिर अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा, बिजली पानी सब कुछ। तो एकदम न्यूनतम चार्ज हमारे यहाँ बेड चार्ज एकदम निःशुल्क है। कोई जितने 70 का स्टाफ है, कोई डॉक्टर फीस नहीं ले सकता, कोई स्टाफ से पैसा नहीं ले सकता। केवल दवा का जो न्यूनतम, दवा खरीद के आती है, दवा का जो न्यूनतम चार्ज होता है वही है। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और बस्ती जिले में आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से बात करने वाले हैं जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में भी और साहित्यिक खासकर इन क्षेत्रों में बड़ा ही योगदान रहा है और बड़े ही नाविन्यपूर्ण तरीके से डॉक्टर साहब जो है काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर वी के वर्मा साहब का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। और डॉक्टर साहब के बारे में अगर मैं संक्षिप्त जानकारी अगर आपको बता दूं तो डॉक्टर साहब हमेशा से ही काफ़ी वर्षों से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर है और खुद का 150 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं जहां पर वो निःशुल्क सिर्फ मामूली शुल्क लेते हैं जिससे उनके दवाइयों का खर्चा निकल रहा हो और मरीजों की तत्पर सेवा में हमेशा वो कार्यरत रहते हैं। इसके साथ में साहित्य में भी डॉक्टर साहब का बड़ा काम है। अनेकों कविता और दर्जनों किताबें डॉक्टर साहब ने लिखी है और उसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर पैरामेडिकल कॉलेज है और विभिन्न तरीके के जो मेडिकल से संबंधित कॉलेज है उन क्षेत्रों में भी डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और खासकर जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो आर्थिक तबके से पीछे हुए हैं, पिछड़े बच्चों को खासकर शिक्षा में किस तरीके से अग्रसर किया जाए, इसलिए डॉक्टर साहब काम करते हैं। मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा और मैं डॉक्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि सर, आप जब सामाजिक क्षेत्र में आते हैं और आप इस तरीके से जब इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको पहले आपके प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सोच होनी चाहिए और एक आगे उद्देश्य होना चाहिए कि हमको भविष्य में क्या करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के जब बचपन में ही मैं इंटरमीडिएट पास किया तो जब मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर एडमिशन हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जनसेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इसी उद्देश्य को मानते हुए मैं शुरू से ही मेरे ललक थी कि मैं जनसेवा करूँ। तो मैं सरकारी क्षेत्र में पहले शुरुआत में ना जा कर के अपने इस ग्रामीण अंचल में, क्योंकि हमारा बहुत पिछड़ा इलाका था बस्ती जनपद का, तो यहाँ कोई स्कूल नहीं थे, कोई अस्पताल नहीं थे। तो पढ़ लिख कर के जब मैं आया तो सोचा कि अपने ही क्षेत्र के जनता, आम जनता की सेवा करूँ। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ एक क्लिनिक का पहले शुरुआत किया और क्लिनिक 89 में 1989 में क्लिनिक की शुरुआत किया और उसी समय साथ साथ एक प्राइमरी स्कूल मैंने खोला 1 से 5 तक। और जो बच्चे बढ़े वही 1 से 5 तक थे, तो फिर जूनियर किया, फिर बालिका जूनियर किया, फिर बालिका इंटर कॉलेज। इस क्षेत्र में कोई बालिका का विद्यालय नहीं था, तो बालिका का विद्यालय खुलवाया। आज बालिका विद्यालय और बच्चों का भी विद्यालय, मतलब 2 इंटर कॉलेज है, 2 जूनियर है, प्राइमरी है। और क्लिनिक आज 1989 से शुरू करके आज 150 बेड का, जिससे आपने बताया 150 बेड के, जो कि निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, आप महीनों मरीज भर्ती रहे। तो इसलिए कि मैं गरीब परिवार से हूँ और किसान परिवार से हूँ, तो मैं दुख दर्द आम जनता की समझता हूँ। क्योंकि जो आदमी ज़मीन से जुड़कर रहता है, जुड़ा रहता है, वो जानता है कि क्या होता है, गरीबी क्या होती है। तो मैंने अपने जीवन में अपने लोगों की, अपने ज़िले जनपद के लोगों की और अपने जहाँ मेरा जन्मभूमि है, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मैंने व्रत लिया है।
लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा, अगर हम इस बात को सोचा जाए कि जहाँ पर जो डॉक्टर एक जो क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, जहाँ पर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, जहाँ पर हमने कोविड का भी दौर देखा और कोविड के भी दौर में आपने बहुत मरीजों की सेवा की, लोगों को वो सुविधा इतने कम दाम में दिलवाई जहाँ पर लोगों ने इसका बिजनेस बना रखा था, जहाँ पर लोगों ने इसका व्यापार बना रखा था। ऐसे में भी आपने लोगों की सेवा की, उस संदर्भ में थोड़ा बताएं। देखिए, कोविड जब चला तो उस समय आम जनमानस एकदम परेशान था, पूरे देश या पूरा विश्व में सभी लोग परेशान थे। तो उस समय मैं आइसोलेशन में जिला अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे लगा कि आम जनमानस के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने एक कविता की किताब लिखा, पर डे एक कविता लिखा था। और ये अस्पताल मेरा उसमें 100 बेड का था। मैंने जहाँ आज तो जिलाधिकारी महोदय रहा करते उसमें वर्तमान थे, उनको मैंने ले जा करके ये पत्र सौंप दिया कि ये अस्पताल आप जिस रूप में चाहें उस रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने दान स्वरूप उनको दे दिया कि आप जिस रूप में चाहे वो कर सकते हैं। तो उस समय कोरोना पीरियड में जब लोग 4000 5000 घंटा लेते थे ऑक्सीजन, उस समय हमारे यहाँ 100 रुपये घंटा ऑक्सीजन का चार्ज था। बेड चार्ज तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं है। आईसीयू का चार्ज 500 रुपये पर डे, तो एकदम न्यूनतम चार्ज जो कि अस्पताल का खर्चा निकल सके, जैसे क्योंकि वो अगर उतने में फिर ऑक्सीजन का दाम कहाँ से आएगा, फिर अस्पताल खर्चा कहाँ से आएगा, बिजली पानी सब कुछ। तो एकदम न्यूनतम चार्ज हमारे यहाँ बेड चार्ज एकदम निःशुल्क है। कोई जितने 70 का स्टाफ है, कोई डॉक्टर फीस नहीं ले सकता, कोई स्टाफ से कोई पैसा नहीं ले सकता। केवल दवा का जो न्यूनतम, दवा खरीद के आती है, दवा का जो न्यूनतम चार्ज होता है वही लिया जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जहाँ पर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और न्यूनतम फीस में आप काम कर रहे हैं, तो आपका शिक्षा में भी काफी योगदान है और अच्छा काम है। चिकित्सा में तो काम ही कर रहे हैं और साथ साथ आप उन युवक और युवतियों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अवसर हो जाता है, जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप आपके काम की जिला अधिकारी के द्वारा और भी बड़े बड़े जो अधिकारी है और स्वयं राज्यपाल महोदया ने भी उस समय के आपके काम की प्रशंसा करके आपको पुरस्कृत किया, वो एक किस्सा क्या था, वो जरा बताइए सर। अब देखिए, वो जब आदमी काम करता है तो उसका समीक्षा और लोग करते हैं जी और सर। संस्थाएं करती हैं। जी। और जब सम्मान मिलता है तो कार्य करने की प्रेरणा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। जी जी। तो जब मैं इस वजह से नहीं करता हूँ मुझे सम्मान मिले, लेकिन जो भी आदमी व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सम्मान मिलता है। तो मैं निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा, आज भी कर रहा हूँ और मेरी जब तक सांस चलेगी तब तक करता रहूँगा। तो उस समय मैं जब से ये कार्यक्रम चला गवर्नमेंट का कि 6 रोगियों को गोद लिया जाए, तो तब से मैं प्रतिवर्ष लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा व्यक्तियों को, जो 6 रोगी होते हैं, गोद लेता हूँ। पोषण या जो भी सेवाएं उपलब्ध हो पाती मैं कराता हूँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय ने मेरे नाम का अनुमोदन किया था। तो बस्ती में यहाँ मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज में उस समय आई थी राज्यपाल महोदया और उन्होंने अपने हाथ से मुझे सम्मान किया। और वैसे मुझे सम्मान तो पूरे देश विदेश में, और मुझे पता ही नहीं कितने सम्मान मिल चुके हैं। लगभग हमको लगता है कि 400-500 सम्मान से ज़्यादा ही मिल चुके होंगे। देश अपने देश में तो कोई प्रदेश नहीं बचा होगा जहाँ से न मिला हूँ। और विदेशों में थाईलैंड, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, मतलब अभी तक कितना बताएंगे? जी जी हाँ, जी। बहुत देशों में मुझे सम्मान कजाकिस्तान। तो ये तो वैश्विक स्तर पर भी आपके कामों की जो चर्चा है और आप प्रशंसा है वो हुई है। और डॉक्टर साहब, हमें एक पहलू यह भी पता चलता है आपके द्वारा कि आप एक साहित्यिक और लेखक कवि भी रहे हैं। और ये जो है आपका सामाजिक काम आप जिस तरीके से करते हैं उसे आप कविता के माध्यम से उसको उतारने की कोशिश करते हैं, कहीं लिखने की कोशिश करते हैं। अगर एक झलक आपको वो आपके साहित्य वाले रूप की हमें हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, कविता मैंने बताया कि शुरू से ही मेरी सोची कि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था जी। तो उस समय एक पत्रिका छप रही थी, उसमें हुआ कि सभी बच्चे अपने अपने कुछ लेख लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे। तो उस समय मैंने एक कविता लिखा था, उसमें ठंडक का मौसम था। तो मेरे मन में इसे निकल गया कि दिन होता है भारी देखो, दिन होता है छोटा देखो, भारी होती रात है, ठंडक का दिन, बरसात का दिन बीत गया और ठंडी के दिन आई है। मतलब इस तरह से मैंने एक कविता बहुत अच्छी बनाई उसमें जी जी। और वो उस कविता जब छपी तो मुझे बहुत प्रशंसा मिला, तो मेरे प्रेरणा जगा कि मैं और भी लिखूं। इसी के अनुसार लगभग 1 दर्जन पुस्तकें मैं अब तक प्रकाशित कर चुका हूँ। मेरे प्रयास जी, अभी मैं महात्मा बुद्ध पर खंडकाव्य मैंने लिखा है और वो अभी छप रही है, हमको लगता है जल्दी आ जाएगी। और अभी मैं वर्तमान में पर्यावरण पर लिख रहा हूँ और
कोविड-19 मैं उस समय आइसोलेशन में ड्यूटी कर रहा था, उसमें पर डे लिखता था। एक 64 पेज की कविता मेरी ये पुस्तक तैयार है, आपके हाथ में है। जी, जी। और एक वानगी मैं जनरल स्वास्थ्य आम दर्शकों को सुना दे रहा हूँ, ज़रूर तो सर, सबको ज़रूर। प्रेरणा स्रोत रहेगा। क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते कि बीमारी का करो निदान, बीमारी का करो निदान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान, बीमारी का करो निदान, सदा स्वास्थ्य पर दो तुम ध्यान, सूर्य उदय से पहले उठना। अपने मन में ये रखें हमेशा कि सूर्य उदय से पहले उठना, खुली हवा में सदा टहलना, प्रातः काल करो स्नान, प्रातः काल करो स्नान, बीमारी का करो निदान, करो समय से नित जलपान, करो समय से नित जलपान, करो नित्य घर आंगन साफ, पुण्य कमाओ करो न पाप, पुण्य कमाओ करो न पाप, अधिक न जागो अधिक न सो, अधिक न जागो अधिक न सो, वक्त कीमती इसे न खो, बर्मा करो रोज व्यायाम, बर्मा करो रोज व्यायाम, बीमारी का करो निदान, और करो नित प्राणायाम, और करो नित प्राणायाम, भोजन करो सदा सुपाच्य, विद्या करो हृदय में ग्राह्य, और करो बड़ों का तुम सम्मान, सदा स्वास्थ्य पर दो धूमधाम, बीमारी का करो निदान, बीमारी का करो निदान। हम किसी व्यक्ति के पहलू को और उसके चित्र और चरित्र को जब हम समझते हैं तो 1, 2, 3 इन क्षेत्रों में वो काम करता है, लेकिन आपके बारे में जब हमको विभिन्न पहलू पता चले हैं और वो वाकई उसमें सच्चाई है, जिसके काम की प्रशंसा आज देश ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं तो विदेशों तक गूंज रही है। मैं आपसे यह सजेशन अगर आप सरकार को देना चाहे कि सरकार को शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव करने हो और वो आपको सुझाव सरकार को देने हो, तो आप वो क्या सुझाव देंगे सर? देखिए, भारत के जो भी लोग हैं जी, उनको अंतिम व्यक्ति तक खुशी होनी चाहिए जी। मतलब सरकार का ये ध्यान होना चाहिए कि कम से कम अंतिम व्यक्ति तक जो भी उसकी समस्याएं हैं जी, जो जैसे स्वास्थ्य संबंधी तो है, मैं चिकित्सा नाते बता रहा हूँ कि उनको बीमारी कोई बीमारी हो तो सरकार उसमें पहल भी कर रही है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति सुखी रहे, उसको भोजन जैसे पहले था कि रोटी कपड़ा और मकान, जी, जी। रोटी कपड़ा मकान साथ साथ स्वस्थ आदमी रहेगा तभी समाज भी स्वस्थ रहेगा, तो ये सरकार के में होना चाहिए। और मैं आपसे बताएं कि जैसे आपने बताया जैसे पूछिए तो कवि या साहित्यकार जो भी होता है वो अपनी कविता के माध्यम साहित्य के माध्यम से भी समाज सेवा का काम करता है। जो चीज़ जो समाज में तमाम तरह की भ्रांतियाँ होती हैं उसको दूर करने की कोशिश हम लोग इस कविता के माध्यम से करते हैं, कहानी के माध्यम से करते हैं। मैं लगभग 50 से ज़्यादा आकाशवाणी, दूरदर्शन, गोरखपुर, लखनऊ, मऊ, फैजाबाद, बस्ती तमाम द्वारा प्रसारित मेरा भी हो चुका कहानी स्वास्थ्य में, और तमाम संस्थाओं द्वारा और पुस्तकें जो प्रकाशित हुई ये भी तमाम मंचों पे मैं जाता हूँ, राष्ट्रीय मंचों पे अंतर्राष्ट्रीय मुझे सम्मान मिलता है, तो इसलिए सम्मान मिलता है तो कार्यक्रम क्षमता बढ़ती है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि आप जिस तरीके से इस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको ऐसा कब लगा कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए, और वो कौन विभूतियाँ थे जिनको आपने कभी सोचा कि ये मेरे आदर्श हो सकते हैं? देखिए, बचपन से ही मैं जानता था, तो जो भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा जी, तो रोज देखता था इनको, उनके बारे में पढ़ता था। साहित्य, देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मैंने तमाम पुस्तकें पढ़ी, ये सब कुछ लाइब्रेरी के रूप में जी सब है, तो पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है। और अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पिएगा वही लाड़ेगा। बिल्कुल सर। तो शिक्षा के द्वारा ही हो कि शिक्षा अधिक से अधिक लिया जाए। मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि शिक्षा, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो सब कुछ नहीं। तो इसी को उद्देश्य लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उनके साथ साथ तमाम जो महापुरुष समाज के लोग हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, और उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने इस काम समाज सेवा के क्षेत्र में आया। और मेरी मैं कहना चाहूँगा आप जनों से कि मित्रों हर पल को जियो हर पल अंतिम मान, मित्रों हर पल को जियो हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जाए। रोड पे चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, खत्म हो गया, कुछ करके यहाँ कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम जितना पैसा रुपया कमा लें साथ में कुछ नहीं जाएगा। जब कुछ नहीं जाएगा तो हम किस लिए परेशान हो। हम जो कुछ कमाएं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा हित मित्र सुखी रहे, मेरे रिश्तेदार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, और जो कुछ हमारे पास बचे उस समाज के लिए लगा दो। अगर इस क्षेत्र में हम काम करेंगे तो कोई भी बेईमानी काम नहीं करेगा, कोई पाप नहीं होगा, और हम सुखी भी रहेंगे और समाज भी सुखी रहेगा। इस उद्देश्य को मान के काम करने से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर,
कि हमारे दर्शकों को आप स्वास्थ्य संबंधी कोई सलाह अगर देना चाहे तो वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। देखिए, मैं चिकित्सक होने के नाते आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आज हमारा समाज जो है वो आधुनिक दौर में जी रहा है। बिल्कुल सर। तो हम प्रकृति के साथ अगर नहीं चलेंगे तो मेरी उम्र भी कम हो जाएगी और हम हमेशा बीमार रहेंगे। हम प्रकृति के आज के 40 साल 50 साल पहले जो हमारे परिवार के या बूढ़े परिवार या जो भी बुजुर्ग लोग करते थे, खाते थे, पीते थे, वो सुखी रहते, 100 साल जीते थे। आज की उम्र वैज्ञानिकों ने कम कर दिया, 60-70 साल के 60 साल कर दिया। तो क्यों कर दिया? इसके कारण यही कि आज हम फास्ट फूड या जितनी भी भोजन, हमको भोजन, जैसे मैंने कविता के माध्यम से बताया कि शुद्ध भोजन, मोटा अनाज खाना चाहिए और शुद्ध भोजन, जैसे पुराने जमाने में था कि गुड़ का चाय पीते थे, आज चीनी चाय हो गया, सब भुजिया चावल खाते थे। भुजिया चावल खाने से शुगर न बढ़ेगा, न बीपी बढ़ेगा, सब सामान रहेगा। तो हमें स्वस्थ भोजन, साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए और जितने हम फास्ट फूड खाएंगे तो हमारी उम्र भी कम होगी, मोटाई बढ़ेगी, बीपी होगा, शुगर होगा। तो इन सबसे बचने के लिए हमें अपने पुराने 20 साल 25 साल पहले वाले ख्यालों में जाना चाहिए कि मतलब हम स्वस्थ कैसे रहें, इस पर ध्यान देना होगा। आप एक छोटा सा उदाहरण और बता दें कि आज की महिलाओं का ऑपरेशन हो रहा है, बिना ऑपरेशन से बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे घर में परिवार में ढेका, उखरी, पहरुआ जाता, चकिया रहता था और सभी औरतों का व्यायाम भी हो जाता, घर में पैसा भी बचता था। और वो जब से बंद हुआ तब से सभी औरतों का ऑपरेशन होने लगा। आज 10% अभी भी किसी भट्टे वाले का ऑपरेशन नहीं होता है, किसी भट्टे में जो काम करते हैं उनका ऑपरेशन होता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए कि हमने फिजिकल वर्क काम बंद कर दिया। तो ये हमको फिर पुराने ढर्रे पे जाना होगा, तभी हम अपने स्वस्थ को, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और उम्र बढ़ा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन जमीन से जुड़े रहना और शारीरिक तौर पर हमें मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है, जो हमें अपने स्वास्थ्य और शारीरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमें काम देता है। डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा महापुरुष जो हमारे बहुजन समाज के आदर्श है, उनसे बड़े ही प्रेरणा उन्होंने ली है और इसी प्रेरणा को लेकर के आज सामाजिक क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो और साहित्य हो, इन तमाम क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। अस्पताल चला के बहुत से युवाओं को रोजगार देने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। तो इनके कामों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। फिलहाल हम आज के इस आवाज विशेष एपिसोड में यही रुकते हैं। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।